अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार। नाजरीन, 19 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह रमज़ान का दूसरा अशरा भी अपने अख्ताम के करीब है। कोरोना की वजह से हर तरफ खौफ और अंदेशों की लहर दौड़ी हुई है। आवाम के साथ साथ हुकूमत भी परेशान है, न जाने आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर ये कहना चाहूँगी कि कोरोना SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। दूसरी तरफ इन मुश्किल हालात में कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन ने सियासी जमातों के दरमियान आपसी बयानबाजी का रास्ता खोल दिया है। कल की इत्तेहादी जमातें आज खुलकर एक दूसरे पर तनकीद करने लगी हैं, जबकि हुक्मरान जमात अपनी शिकस्त के असबाब पर गौर करने में मसरूफ़ है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची की अपडेट, और लाहौर से प्रोग्राम के सफ़र में मेरा साथ दे रही होती हैं महानूर। तो चलिए जानते हैं महानूर से लाहौर के अहवाल। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना तश्कील दे दी। वापडा की गफलत ने एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की जान ले ली। पाकिस्तान में कुरान पाक की खताती, प्रूफ रीडिंग, प्रिंटिंग के बारे में खुसूसी रिपोर्ट। गंदम की नई फसल आते ही आटे की कीमतों में हुआ होशरुबा इजाफा। पंजाब में आवारा कुत्तों को मारने की बजाय तौलीदी सलाहियत ख़त्म करने के वर्किंग प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया। शहर लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन पर मुतहर्रिक। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 2,25,000 चालान कर डाले। और रमज़ान मुबारक में बॉडी बिल्डर्स की रोज़ों में ट्रेनिंग पर खुसूसी रिपोर्ट। जी तो नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान से जानते हैं इस्लामाबाद का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए लाए हैं शहर इक़्तिदार की अहम खबरें। बात होगी कुछ अहम खबरों की और इस हवाले से हमारे साथ शामिल होंगे कुछ मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना की मजीद 2 नई इक़साम सामने आ गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में नई इक़साम पाई गई। पाकिस्तानी साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पहला ICU वेंटिलेटर तैयार कर लिया। चीनी कोरोना वैक्सीन आइंदा माह से पाकिस्तान में होगी तैयार। NIH में ही कैंसाइनो बायो सिंगल डोज वैक्सीन तैयार की जाएगी। जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची की खास खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। कराची के हल्का 249 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी। हुक्मरान जमात का उम्मीदवार 5वें नंबर पर आया। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद सियासी जमातों के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। कराची में ज़िमनी इलेक्शन के दिन इसी हल्के में डकैती की वारदात। इंतजामिया की सिक्योरिटी भी काम ना आ सकी। कोरोना के बढ़ते हुए वार, सिंध में दीगर सूबों से आने और जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना की तीसरी लहर। वफाकी हुकूमत की टीम पाकिस्तान स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंच गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 1 मई मनाया गया। ये दिन मजदूरों के हकूक के लिए लड़ते हुए जाने कुर्बान करने वालों की याद में मनाया जाता है। कोरोना की वजह से सिंध हुकूमत अलर्ट। कराची एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का एक अहम मसला हल कर दिया गया। मोबाइल टॉयलेट फ्राहम कर दिया गया। कराची में एक और पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान की हलाकत के बाद शहरियों का एहतजाज। कराची के इलाके हल्का NA 249 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवार ने इस हल्के में इलेक्शन जीतकर सबको हैरान कर दिया। कराची के हल्के NA 249 के सियासी नताइज ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नून लीग के उम्मीदवार से महज 683 वोटों के फर्क से कामयाब हुए। ये इंतखाब जीतकर पीपल्स पार्टी ने बड़ा अपसेट किया है। तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गई। फातेह उम्मीदवार कादिर खान मंदूखेल 16,156 वोट हासिल करके फातेह रहे। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी 8,922
वोट हासिल करके 5वीं पोजीशन पर रहे। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हाफिज मुरसलीन 7,511 वोट हासिल करके 6ठी पोजीशन पर रहे। हैरान कुन तौर पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार नज़ीर अहमद 11,125 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे, जबकि पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार सैयद मुस्तफ़ा कमाल 9,227 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर रहे। ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 72,740 वोट कास्ट किए गए। वोटिंग का तनासुब 21.64% रहा, जबकि 731 वोट मुस्तरद किए गए। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट तहरीक लब्बैक और PSP ने हासिल कर लिए, जो कि हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं मजा आएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के हल्का 249 में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद एक बार फिर से सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। कुछ अरसा पहले तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते थे, अब एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तनकीद करने वालों को साफ कह दिया है कि कोई धांधली नहीं हुई, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। कराची के हल्के 249 के नताइज सामने आने के बाद सारी सियासी जमातों ने धांधली का राग आलापना शुरू कर दिया। इससे पहले तहरीक इंसाफ इस हल्के की फातेह थी, लेकिन ज़मीनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बुरी तरह शिकस्त हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक धांधली के इल्ज़ामात के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम उस हुकूमत के साथ नहीं हैं। वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि अगर किसी के पास धांधली के सबूत हैं तो वो सामने लाए, वरना खामोश हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने कुछ अरसे पहले तक अपनी इत्तेहादी रहने वाली जमात मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की और साथ ही साथ हुक्मरान जमात को भी आड़े हाथों लिया। PTI पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम ने सिलेक्टेड हुकूमत को एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया है और कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। बड़ी सियासी जमातों के दरमियान धांधली के इल्ज़ामात की जंग अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हैरान कुन वाक़या पेश आया। ज़िमनी इलेक्शन की वजह से इस हल्के में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात थी, इसके बावजूद यहाँ डकैती की वारदात हो गई। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया टाउन नंबर 8 में बॉडी बिल्डिंग क्लब में डकैती हुई। इस वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू जब क्लब में मौजूद तमाम बॉडी बिल्डर से मोबाइल फोन्स और नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद डकैती की कामयाब वारदात होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। इसी तनाजुर में सिंध हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में दीगर सूबों से आने और जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों की सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर ने सिंध में बैनुसूबाई और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम कर दिया है। कारोबार ज़िंदगी महदूद करने के बाद अब ट्रांसपोर्ट को भी महदूद करने का हुक्म दे दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक सिंध हुकूमत ने दूसरे सूबों से आने वाली और जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखकर आगाह कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक कराची में भी सिर्फ 50% गुंजाइश के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से आने वाली और जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए चेक पोस्टों पर चेकिंग का अमल भी जारी है। सूबे से बाहर जाने वाले मुसाफिरों ने परेशान होकर रेलवे स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स परेशानी से बचने के लिए सिंध आने से गुरेज करें। दूसरी तरफ पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सखर में 25, हैदराबाद में 8 और शिकारपुर में 3 मुसाफिर गाड़ियों के चालान करके उन गाड़ियों को बंद कर दिया गया है।
कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का मसला पैदा होने का अंदेशा हो गया है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की टीम पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंच गई है ताकि बवक्ते ज़रूरत प्लांट को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की कमी के मसले से निपटा जा सके। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इंजीनियर्स की टीम ने पाकिस्तान स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया है। इस मौके पर पाकिस्तान स्टील मिल की इंतजामिया ने टीम को ऑक्सीजन प्लांट के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ एग्जीक्यूटिव स्टील मिल्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन का कहना था कि प्लांट को जल्द बहाल करने में कामयाब होंगे। प्लांट में जिस मशीनरी की ज़रूरत है इसे नस्ब किया जाएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन शिकागो के उन मजदूरों की याद दिलाता है जिन्होंने 1 मई 1886 को मजदूरों के हकूक़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। 1 मई एक ऐसा दिन जब मज़दूरों के हुकूक़ के लिए जंग लड़ने वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी पूरी दुनिया में 1 मई का दिन मनाया गया। कोरोना की वजह से दुनिया भर की मईशत ज़वाल पजीर है, इज्तिमात पर पाबंदियां हैं और इन हालात में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका मज़दूरों का तबका है, जो इस मुश्किल वक्त में भी अपनी माशी बका की जंग लड़ रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान के मज़दूरों के हालात पहले ही से बदतर थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बाद मज़दूरों की परेशानियों में अब कई गुना मज़ीद इजाफा हो गया है। लॉकडाउन, माशी सुस्त रवि और महंगाई ने मिलकर मज़दूर तबके को पीस कर रख दिया है। मज़दूरों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन मज़दूर भी शामिल हैं जो मज़दूरी करके अपने ख़ानदानों की किफ़ालत करती हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के 6 करोड़ 50 लाख वर्कर्स में से 40% से ज़ायद वर्कर्स गैर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें किसी किस्म की समाजी सहूलतें मैसर नहीं। अर्बन रिसोर्सेज सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर जाहिद फारूक के मुताबिक इन हालात में मज़दूरों के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल तर हो गया है। मज़दूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्की क़वानीन के सख्ती से इतलाक़ और माशरी रवैयों में तब्दीली लाकर मज़दूरों के मसाइल कम किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने कराची एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। इस आइसोलेशन सेंटर को कोरोना केसेस में कमी आने के सबब आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इसको खोला जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान तेजी से कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि मार्च के इब्तदाई दिनों में कोरोना केसेस में कमी पर एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल को आर्जी तौर पर बंद किया गया था। इस सेंटर में 12 वेंटिलेटर्स, 140 ऑक्सीजन वाले HDU और 500 से ज़ायद आइसोलेशन बिस्तरों की सहूलत मौजूद है। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का एक अहम मसला हल कर दिया गया है। पूरा दिन सड़क पर खड़े रहने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को मोबाइल टॉयलेट की फराहमी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए मोबाइल टॉयलेट की फराहमी का इफ्तिताह DIG ट्रैफिक इकबाल दारा ने मेट्रोपोल ट्रैफिक की चौकी पर किया। इसके अलावा ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए साइकिल स्क्वाड भी मुतारिफ करा दिया गया है, यानी अब ट्रैफिक पुलिस एहलकार साइकिल पर भी गश्त करते हुए दिखाई देंगे। पहले मरहले में ट्रैफिक पुलिस के 5 साइकिल सवार सदर में ट्रैफिक की बहाली के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देते नजर आएंगे। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जहां एक तरफ कोरोना वबा में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है, तो वहीं कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत भी सरगर्म हो गई है। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अब पंजाब हुकूमत ने NCOC की तर्ज पर काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना तश्कील दे दी है, जिसका काम सूबे में ऑक्सीजन की सप्लाई के तसलसल को बरकरार रखना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना होगा। नाज़रीन, पंजाब में कोरोना की बात करें तो अब तक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच चुकी है, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस वक्त पंजाब में 136 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान सूबे में 127 अमवात, मस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई।
वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ऐसे शहर जहाँ मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़ायद है, वहाँ पर पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने पर इत्तेफाक हुआ। खानेवाल में 38%, उकाड़ा 32%, साहिवाल 24%, लिहाड़ी 20%, लाहौर 23%, मियांवाली 18%, नारोवाल 16%, मुल्तान 15%, फैसलाबाद 14%, सरगोदा 12% और रावलपिंडी 11% है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल का भी फैसला कर लिया। इजलास में ऑक्सीजन की सप्लाई की तसलसल को बरकरार रखने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ओवर चार्जिंग पर कानूनी कार्रवाई होगी। इजलास में शरीक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि लाहौर में रावी रोड के इलाके टिम्बर मार्केट में 8 साला बच्चा गोहर अली अपने घर की छत पर लोहे के रॉड से बिजली की तार से अपने कपड़े उतारने लगा तो उस दौरान घर की छत के करीब हाई वोल्टेज तारों से गोहर को करंट लग गया। जब उसकी बहन उसे बचाने आई तो वो भी करंट की जद में आ गई, जिस पर उनके वालिद ने छुड़वाने की कोशिश की, मगर करंट के जोरदार झटके से बाप, बेटी और उसका भाई जाँ बहक हो गए। इसी हवाले से साकिब सलीम भट्ट की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गलियों में लटकती बिजली की नंगी तारें एक ही खानदान के 3 कीमती जानें ले गईं। अफसोसनाक वाक़या लाहौर के रावी रोड के इलाका तौहीदाबाद टिम्बर मार्केट में पेश आया, जहां 8 साला गोहर अली लोहे के राड से कपड़े उतार रहा था कि ऊपर से गुजरने वाली तारों से राड टकरा गया। गोहर अली गया, वो चिमट गया। उसके बाद उसकी छोटी बेटी फाइजा, उससे बड़ी जो बहन थी, वो बचाने के लिए गई है। उसके बाद उसका बाप गया, वो तीनों मौके पर डेथ हो गए। 5 बच्चों का बाप आसिफ और इसके 2 भाई 2 माह कबल ही किराया पर इस मकान में शिफ्ट हुए थे। पहले भी जो रह के गए हैं उधर इसी वजह से घर छोड़ते हैं। जब भी कोई गिला कपड़ा डालते हैं, धो के कपड़े, तो अर्थ पड़ता है। शहरी कहते हैं बेहंगम तारों का निशाना बनकर कभी कोई झुलस जाता है तो कभी किसी की मौत वाक़या हो जाती है। मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद वापडा इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। नाज़रीन, कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली दीनी किताब है। रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत का रुझान बढ़ जाता है। इस वजह से कुरान पाक की सबसे ज़्यादा अशात और तबात भी इस माह मुक़द्दस में की जाती है। पाकिस्तान में कुरान पाक की ख़ताती किस ख़त में की जाती है, प्रूफ रीडिंग कैसे होती है, प्रिंटिंग के लिए कौन सा कागज़ इस्तेमाल होता है, इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद अपनी रिपोर्ट में। कुरान पाक की तबात और इशात एक इंतहाई अहम और हसास काम है, जिसमें एक ज़ेर ज़बर की गलती की भी गुंजाइश नहीं। इस अमल में सबसे पहला मरहला है खताती। रस्म उस्मानी जो है ना जी, ये आम पाकिस्तानी जो खताती हो रही है अपना मुख्तलिफ कंपनियों की कुरान पाक के हवाले से, उससे बिल्कुल अलग है। जो सऊदी अरब में कुरान पाक की खताती का जो रमूज़ हैं वही मैं उसी लिहाज से मैं लिख रहा हूँ। कुरान पाक की प्रिंटिंग आला तरीन और म्यारी कागज़ पर की जाती है। कुरान पाक के हर सफ़े और डिज़ाइन की प्रूफ रीडिंग पंजाब कुरान बोर्ड से सर्टिफाइड हफ़ाज़ और कुरान से करवाई जाती है। कताबत और प्रूफ रीडिंग के बाद प्रिंटिंग का मरहला आता है। कागज़ की कटिंग, प्रिंटिंग, फोल्डिंग और जल्दबंदी करने वाले अफराद बावजू होकर ये फरीज़ा अंजाम देते हैं। हम जो है ना हलाल सर्टिफाइड इंक्स इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए इम्पोर्टेड इंक्स और DIC की इंक्स जो है ना वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका म्यार और क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुल्क में कुरान पाक उर्दू समेत 30 ज़बानों के तर्जमे के साथ शाया हो रहा है। शहर लाहौर में कोरोना वबा की तीसरी लहर में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद है। नाज़रीन, CCPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर की जानिब से रोज़ाना शाम 4 बजे शहर भर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस ने बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर 2,25,000 से ज़ायद अफराद के चालान कर दिए। लाहौर पुलिस की काविशों के हवाले से मज़ीद देखते हैं नुमान शेख की ये खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना वबा ने जैसे ही पंजे गाड़े तो हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त अहकामात जारी हुए। शहरियों को मास्क की पाबंदी और शाम 6 बजे कारोबारी मराकज़ बंद करवाने के लिए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खुद हरकत में आए। दोनों अफसरान ने शहर भर की सड़कों पर भारी नफरी के साथ
रोजाना की बुनियाद पर फ्लैग मार्च का आगाज किया। फ्लैग मार्च के रूट में बाजारों में SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जायजा लिया जाता है और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाती है। दोनों अफसरान मातहत अफसरों और एहलकारों के साथ अफ्तार के बाद दोबारा फ्लैग मार्च करके कारोबार बंद होने का जायजा लेते हैं। पिछले 4-5 दिन से जब से भी ये फ्लैग मार्च हो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हम समझते हैं कि है। बिजनेसेस अब तकरीबन 6 बजे के करीब क्लोज़ होना शुरू हो गए हैं। अफ्तारी से पहले बिजनेसेस क्लोज़ हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको लेटर एंड स्पिरिट में इसको इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि ये वबा जो है ये बहुत ही लीथल है, ये जानलेवा है और ये नहीं देखती कि जो उसका विक्टिम है वो कौन है। मैंने जैसे पहले दिन ये कहा था कि आप मास्क नहीं पहनेंगे आप जेल जाएंगे। आप क्वारंटाइन एरिया जो है जहाँ पर आपको उन्होंने कन्फाइन करके रखा हुआ है कि अगर आप उसको बग़ैर परमिशन के निकल के बाहर जाके बीमारी को फैलाने का सोर्स सबब बनेंगे, आप जेल में जाएंगे। तो इसमें बड़ी जो है वो गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की जानों का, माल का और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। शहर के अंदर अगर कहीं इंडिविजुअल किसी जगह पर वायलेशन हो रही है, प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उस वायलेशन के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन हमारा इस वक्त जो फोकस है वो क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहाँ हमें पता है कि ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा रश होता है। अंदरून शहर के एरियाज़ हैं, मार्केट्स हैं और इचरा बाज़ार है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सब लोगों के ताउन से उसको स्ट्रीमलाइन किया है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस भी बगैर मास्क ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबिद के मुताबिक अब तक 2,25,000 ड्राइवर्स का मास्क ना पहनने पर चालान किया जा चुका है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1500 से ज़ायद पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बंद की जा चुकी हैं। हमने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को, अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को, अपने बीट ऑफिसर्स को हमने हदायत जारी की हैं कि जो भी बंदा पब्लिक में आता है और अपने आप को भी एक्सपोज करता है, लोगों के साथ भी एक्सपोज होता है, खा वो बाइक के ऊपर हो, खा वो गाड़ी के अंदर हो, खा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें चिंची है, रिक्शा है, हाईएस है, बसेस हैं, जहाँ पे भी हमारा ट्रैफिक वार्डन का इनकाउंटर होगा, हम लोग एजुकेट करने के अलावा उसकी चलानिंग भी करेंगे। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि कोरोना वबा की लहर में शहरियों की जान बचाने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना जरूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में तैनात कई पुलिस एहलकार खुद इस वबा का शिकार हो चुके हैं। शहरियों को चाहिए कि पुलिस के साथ खुद ताउन करते हुए 6 बजे कारोबार बंद कर दें और हफ्ता इतवार को घरों में रहें। नाज़रीन, आवारा कुत्तों को मारने की बजाय उनकी तौलीदी सलाहियत ख़त्म करने, उन्हें बावलेपन से बचाने के लिए वर्किंग प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पंजाब के तमाम अजला में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लाइफ स्टॉक और जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली NGOs ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। NGOs हर ज़िला में 1000 नर और मादा कुत्तों को तौलीदी सलाहियत से महरूम करने में अपना किरदार अदा करेंगी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद। पंजाब में आवारा कुत्तों को मारने की बजाय इनकी नसबंदी करने का फैसला किया गया है। जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली NGOs के तामुन से पहले मरहले में 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी और बौलेपन के खात्मे की वैक्सीनेशन की जाएगी। ये जो WHO रिकमेंडेड प्रोसीजर है ना, वो TNVR का है। TNVR होता है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़। अगर हम इसे उर्दू में इसके बारे में बात करें तो ये एक कुत्तों की नसबंदी कर देना है। इससे जो कुत्तों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप रोक देते हैं, फिर आपको कुत्ता मारना नहीं पड़ता, कुत्ता खुद ही से ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है। हमने इनिशियल स्टेजेस पे तकरीबन 4.5 लाख डॉग्स को वैक्सीनेट करना है और न्यूटरर्स पे करना है, जिसके लिए इन्होंने फ़ंड भी रिक्वेस्ट कर दिया हुआ है। तकरीबन 18 लाख के करीब इनको फ़ंड अलॉट होगा, लेकिन उसमें अभी महीना या 2 महीने का वक्त दरकार है। उतनी टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने जो सिविल सोसाइटी NGOs हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने लेवल पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में आप एटलीस्ट पर डिस्ट्रिक्ट 1000 डॉग्स को वैक्सीनेट करें। जानवरों के हकूक़ के हवाले से काम करने वाली NGOs का कहना है आवारा कुत्तों को गैर तबीई मौत देने का अमल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से तस्दीक शुदा नहीं है और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी नुकसानदेह है। महकमा इंसदाद बेरहमी हैवानात के मुताबिक आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पंजाब लाइफ स्टॉक का अमला काम करेगा। पंजाब के 36 अजला हैं, उसमें उनके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो उनका अमला जो है वो स्ट्रे डॉग्स को वहाँ से पकड़ेगा और पकड़ के उनकी ट्रेसेबिलिटी और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करके वो जानवर रोज़ाना 10 की तादाद में
वो हमारे जो सिविल वेटनरी हॉस्पिटल हैं वहाँ लाइफ स्टॉक के जो फोकल पर्सन हैं उनके हवाले करके वसूल करवाएंगे। इस इकदाम से न सिर्फ आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल किया जा सकेगा, बल्कि कुत्तों के बौलेपन का शिकार होने और इंसानों को काटने के वाक़यात में भी कमी आएगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में भी बॉडी बिल्डर्स की सरगर्मियां मांद नहीं पड़ती। साल भर अपनी खुराक का ख्याल रखने वाले तनसाज सहर और इफ्तार के दौरान भी अपनी जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। माह रमज़ान में बॉडी बिल्डर्स अपना किस तरह से ख्याल रखते हैं, जानते हैं अब्बास रज़ा की रिपोर्ट में। नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से दूर रखने में बॉडी बिल्डिंग जैसी मुस्बत सरगर्मियां अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद तनसाजी का शौक रखती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम ट्रेनिंग के साथ खुराक का भी खूसी ख्याल रखना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक में जिस्म में पानी की मकदार कम रह जाती है, प्रोटीन और दीगर लवाजमात की भी कमी होती है। बॉडी बिल्डर्स अफ्तारी के बाद इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आम दिनों में की जाने वाली ट्रेनिंग में भी थोड़ी तब्दीली की जाती है, मगर बॉडी बिल्डर्स तमाम सरगर्मियों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए साल भर की मेहनत ज़ाया करना भी मुनासिब नहीं समझते। जितना भी वक्त मैसर हो, लहू गरमाने का सिलसिला जारी रखा जाता है। एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये है कि हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपनी डाइट को। वाटर इंटेक लेना पड़ता है कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। वाटर इंटेक आपको अफ्तारी के बाद सहरी तक पानी पीना मस्ट है, जो हमारे लिए बेसिक है। पाकिस्तान का जैसा वेदर है तो यहाँ पानी की नीड ज़्यादा होती है। और दूसरा ये कि रोज़ा इतना भी लंबा नहीं है तो इतना फील नहीं होता। और हमारा ये है कि हमारे लिए बेसिक यही होती है कि हमने प्रोटीन की इंटेक रखनी है, अच्छी कार्ब्स लेने हैं और फैट लेनी है। कोरोना की वजह से ट्रेनिंग करने वालों की रवायती रौनकें नज़र नहीं आती। एक वक्त में बहुत कम नौजवानों को मुश्किल मौका मिलता है। मसाइल के बावजूद बॉडी बिल्डर्स किसी न किसी तौर मेहनत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हालात जल्द मामूल पर आने के मुंतज़िर भी हैं। पहले तो हम दोस्त वगैरह मिलके कर लेते थे, पूरा रश लगा होता था जिम में, लेकिन अब ये है कि टाइम भी नहीं मिलता और टाइम की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से कि जी आधे लोग पहले आते हैं, आधे लोग बाद में आते हैं जिम करने, तो फिर अकेले हमें इनफरादी तौर पर ही जिम करनी पड़ती है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। शामिल करते हैं पहली खबर। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक 1 से 15 मई तक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ाई जाएंगी। उनका मज़ीद कहना था कि ओगरा की समरी में 5 से 10 रुपये इजाफे की सिफारिश की गई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा समरी नामंजूर करके कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले से मौजूदा महंगाई की शरह में कितनी कमी आएगी और अवाम इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रमज़ान के जब स्टार्ट हुआ था तब महंगी थी थोड़ी चीज़ें, अब काफ़ी हद तक चीज़ें में कमी आई है और ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इकदाम है कि पेट्रोल महंगा नहीं किया उन्होंने। जैसे वो रेट चल रहा है उस हिसाब से तो इधर महंगा जा रहा है भाई। चांस तो ये नहीं बढ़ेंगे, पर लग नहीं रहा ये इस पे अमल होगा मुश्किल है। पेट्रोल जब महंगा होता है उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर हुकूमत का ये जो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हमारे उन्होंने जो मुस्तरद किया है, ये फैसला बहुत अच्छा किया है, ये अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये शामिल करते हैं अगली खबर। सिंध के बाद वफाकी सतह पर भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस की 2 मजीद नई इक़साम की तस्दीक हुई है। ये 2 नई इक़साम अफ्रीकी और ब्राज़ीली कोरोना वायरस की हैं। हुकाम नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में नई इक़साम पाई गई। नेशनल हेल्थ सर्विसेज और NCOC कोरोना वायरस की इक़साम पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। वजारत कौमी सेहत ने जोर देते हुए कहा कि वायरस की जो भी किस्म हो SOPs पर अमल में ही तहफ़्फ़ुज़ है। अफ्रीकी और ब्राज़ीली इक़साम के कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। वजारत कौमी सेहत ने आवाम से अपील की है कि मास्क पहनना यकीनी बनाएं, घर से बिला ज़रूरत बाहर मत निकलें, समाजी फासले को अमली तौर पर यकीनी बनाएं। इस हवाले से बात करते हैं डॉक्टर हसन अरूज से, जो कि DG नेशनल हेल्थ इस्लामाबाद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कोरोना की 2 नई इक़साम सामने आई हैं, ये कितनी ख़तरनाक हैं? वेरिएंट जो है अब नॉर्मल वायरस के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक क्यों होता है? नंबर 1, उसकी कुछ खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बदलती हैं जब भी कभी कोई भी वेरिएंट पूरी दुनिया में कहीं भी पाया जाएगा। पहली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो फैलने की क़ुव्वत है, यानी अगर पहला वाला जो वायरस है
وہ اگر 10 لوگوں کو لگانے کی قوت رکھتا تھا تو یہ ہو سکتا ہے 50 لوگوں کو لگانے کی قوت رکھتا ہو۔ نمبر 2، اس کی بیماری کی علامتوں کی قوت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے وائرس سے بخار ہوتا تھا اور صرف جسم میں درد ہوتا تھا، تو دوسرا جو اس کا ویریئنٹ بنا ہے اس سے علامتیں بہت بڑھ چڑھ کے سامنے آئیں گی اور خطرناک حد تک سامنے آ سکتی ہیں۔ تیسری اور ایک نقصان یہ ہے کہ جو اینٹی باڈیز ہیں جب وہ بنتی ہیں تو اینٹی باڈیز پرانے وائرس کے مقابلے میں نئے وائرس پہ اتنا کام نہیں کرتی، لیکن ویکسین جو دی جاتی ہے وہ 100% آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نئے وائرس کے خلاف وہ کام نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنا اثر کم کر کے کام ضرور کرے گی، لیکن اثر اس کا بہت کم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی 2 سٹرینز کی موجودگی کا پتہ چلا اور اب اسلام آباد میں بھی اس کی موجودگی یقیناً تشویشناک بات ہے۔ اس کا پھیلاؤ کتنی تیزی سے ہوتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ 2 گنا بھی ہو سکتا ہے، 3 گنا بھی ہو سکتا ہے اور 4 گنا بھی ہو سکتا ہے پہلے وائرس کے مقابلے میں۔ اچھا، اب اس سے بچاؤ کی فقط یہی صورتحال ہو سکتی ہے جس طرح ہم پہلے وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں ہم نے بے تحاشا بات چیت کی ہے، اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فقط بچاؤ جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا، اور نمبر 2، اس کے خلاف ویکسین آ جانا۔ تو پرانی ویکسین جس طرح میں نے پہلے عرض کیا وہ اس کے خلاف کام کر سکتی ہے، لیکن زیادہ بچاؤ کے لیے ہمیں اس کے لیے نئی ویکسین لانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال بھارت میں ہے اور وائرس کی جو نئی شکل وہاں ڈیولپ ہو چکی ہے، ماہرین کے مطابق اگر احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے صحت کے نظام کو بھی شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم تیار ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کوئی بھارت سے بہت زیادہ اعلیٰ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پاپولیشن کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا NCOC کا جو ادارہ ہے اس کا وجود آ گیا تھا کووڈ-19 کی جو وبا پھیلی ہے، اور ایک کوارڈینیٹڈ میکینزم کے تھرو جس میں سارے پروونسز شامل ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستانی ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیار ہے، لیکن میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% فول پروف ہے۔ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی زیادہ ہیں، بیڈز بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ وبا ہے۔ وبا میں آپ کوئی لمٹ نہیں رکھ سکتے کہ آج کے دن 10 مریض آئیں گے یا 100 مریض آئیں گے یا 1000 آئیں گے۔ آپ ساتھ بھارت کا حشر دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال آپ نے چائنا کا حشر دیکھا، امریکہ کا حشر دیکھا۔ اس واسطے جتنا کر لیا جائے اتنا کم ہے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہت ہی روبسٹ انداز میں اگلے آنے والے کوئی 5 گنا زیادہ وبا کے مقدار کے بارے میں سوچ کے تیاری کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے ملک کا پہلا ICU وینٹیلیٹر تیار کر لیا، جس کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس کے استعمال کی منظوری دے دی۔ PAEC نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ وینٹیلیٹر PAEC کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے ضروری معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کر لیا، جبکہ تمام اندرونی جائزوں اور ٹیسٹ کے علاوہ یہ iLive وینٹیلیٹر پاکستان انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے معیار سے بھی گزارا گیا۔ ڈریپ نے اس وینٹیلیٹر کی باقاعدہ منظوری دے دی اور اس کی روشنی میں iLive کو تیار کر کے ملک کے ہسپتالوں کو فراہم کیا جائے گا۔ اس بڑی کامیابی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان شاہد ریاض خان نے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کی جانب سے مبارکباد کہ PAEC نے اس مائل سٹون کو اچیو کیا۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے تیار کیا جانے والا یہ وینٹیلیٹر iLive کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ الحمدللہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے ملکی وسائل سے تیار شدہ ICU وینٹیلیٹر بنا لیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، تو دیکھیے یہ انویسو وینٹیلیٹر ہے جو کہ نارملی جب ICU میں پیشنٹ کو مصنوعی سانس دینا ہوتا ہے تو اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ملک میں پائے جانے والے استعمال ہونے والے جتنے بھی وینٹیلیٹرز اس وقت ہیں جو عام طور پہ باہر سے درآمد شدہ ہیں، وہ ان تمام وینٹیلیٹرز کی جتنے بھی خصوصیات ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس میں
किसी किस्म की भी कमी नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि इस वेंटिलेटर में जो आलमी मेयार के वेंटिलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कोई कमी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस वेंटिलेटर का क्लिनिकल जो ट्रायल है वो भी हो चुका है, इसकी जांच भी हो चुकी है, जबकि इसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी अप्रूव किया है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पिछले साल दिसंबर में इसका कोई 1.5-2 महीने का बहुत ही तवील किस्म का जांच पड़ताल इसकी की थी। एक पूरी कमेटी बैठी थी बड़े हाई लेवल की, जिसमें माहिरीन और साइंसदान और डॉक्टर सब इसमें शामिल थे। उन्होंने इसका एंड्योरेंस टेस्ट किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसके बाद इसको पास किया। और उसके बाद फिर जब ड्रैप में केस किया है तो ड्रैप ने उसको भी अच्छी तरह जांच पड़ताल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मंजूरी दी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ड्रैप ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका बाकायदा प्रोडक्शन का जो आगाज़ है वो कब से होगा और जो दीगर अस्पताल हैं वहाँ ये कब फराहम किया जाएगा? देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना कि ड्रैप की टीम अभी फैसिलिटी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसका एक विजिट करेगी, उसके बाद हमें एक गो हेड मिल जाएगा, उसके बाद अब ये प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। हम प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों की बात है। शुक्रिया शाहिद साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। लाइफ सेविंग आलात की तैयारी में और डिज़ाइनिंग में खुद इन्हिसारी की जानिब एक बड़ा कदम है और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी वबा के दौरान पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करेगा। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की खुराकें तैयार करने का आगाज़ आइंदा माह से होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हुक्काम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की डोजेस तैयारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डोजेस की तैयारी के लिए चीनी माहिरीन की टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि कैंसाइनो वैक्सीन का खाम माल इसी हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगा और NIH में ही कैंसाइनो सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी। NIH हुक्काम के मुताबिक मुकामी सतह पर पैक की जाने वाली सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मई के आखिर में दस्तयाब होगी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त लेने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं, हमें पहले से भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करें और इस वबा से महफूज रहें। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।